हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, आधुनिक भारतीय इतिहास। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लेके आए हैं। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में भारतीय समाज का पुनः जागरण। ठीक है, तो आइए आधुनिक भारतीय इतिहास को हम पढ़ते हैं। भारतीय समाज भारत में ब्रिटिश सरकार की सामाजिक नीति का निर्धारण साम्राज्यवाद की आवश्यकता और हितों के द्वारा निर्धारित होता रहा। वाणिज्य साम्राज्यवाद के दौर में शासक वर्ग को इसकी चिंता नहीं थी कि भारतीय समाज अच्छा है या बुरा। उनको केवल इनकी चिंता थी कि व्यापार के मध्य से अधिक धन कैसे अर्जित किए जाएं, और उन्होंने इस दौर में सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। औद्योगिक पूंजीवादी साम्राज्य के दौर में अर्थात 19वीं सदी के प्रथम और भाग में साम्राज्यवाद ने कई कारणों से सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करना जरूरी समझा। राजनीतिक दास्ता को सामाजिक संस्कृति दास्ता की स्थापना के द्वारा पुष्ट करना आवश्यक था। प्रशासन को जनता के साथ घनिष्ठ रूप से जोड़ने के फलस्वरूप सामाजिक जीवन पर उसका प्रभाव पड़ना था। शरीर से भारतीय हिंदू, दिल से, दिमाग से पश्चात लोगों की तैयारी करना था। अतः इस दौर में सामाजिक जीवन में सक्रिय किंतु सुमित हस्तक्षेप की नीति का पालन किया गया। इस काल के सामाजिक सुधार इस नीति के परिणाम थे। साम्राज्यवाद के हित के साथ ही भारत में काम करने रहे शासक वर्ग एवं भारत के जीवन का अध्ययन कर रहे इंग्लैंड के विद्वान वर्ग का सोच का असर भी शासन की सामाजिक नीति पर देखा जा सकता है। वारेन हेस्टिंग, विलियम्स जोन्स, मुनरो, एल्फिंस्टन आदि लोग भारत के आदिवासियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखते थे। पहुंच के बाहर थी। कार्नवालिस, जॉन शोर व ग्राउंड जैसे लोग भारतीय विरोधी भावना के प्रेरित थे तथा भारतीयों को सब एवं ईसाई बनाने के लिए सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप के पक्षधर थे। नील और दुबई जैसे व्यक्ति उपयोगितावाद के सिद्धांत से प्रेरणा लेकर किसी कार्य को करना चाहते थे। ब्रिटिश सत्ता और उसकी नीतियों का भारतीय समाज की वर्गीकृत संरचना पर गहरा असर पड़ा था। इस नीतियों ने नए सामाजिक वर्गों को जन्म दिया तथा पुराने वर्गों की स्थिति एवं महत्व को प्रभावित किया। साम्राज्यवाद के प्रथम 100 वर्षों 1757 से 1857 ने भारत के हस्तशिल्प और शिल्पी एवं दस्तकार वर्ग को पुनः नष्ट कर दिया। इन वर्गों में प्राचीन सामंती वर्गों, राजा, रजवाड़े, नवाब, तालुकेदार आदि की शक्ति को कम किया गया, किंतु इसके साथ ही अस्थायी बंदोबस्त के साथ माध्यम से एक नए राज भक्त जमींदार वर्ग को जन्म दिया गया। नई व्यवस्था ने भूस्वामी, किसान तथा काश्तकार जमीन की भूमि पर खेती करने वाले किसान के साथ ही खेल मजदूर के वर्ग को भी पैदा किया। नई व्यवस्था में ग्रामीण अंचल में सूदखोर महाजन के प्रभाव में वृद्धि हुई। आधुनिक भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला मध्यम वर्ग में, जिसमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर एवं अन्य बुद्धिजीवी तबके सम्मिलित थे, ब्रिटिश शासनकाल में ही उत्पन्न हुआ।
1857 तक आधुनिक उद्योगों का जन्म न होने के कारण आधुनिक पूंजीपति व मजदूर वर्ग का जन्म तो नहीं हुआ था, लेकिन उनके जन्म के लिए यातायात व संचार साधनों के विकास द्वारा जमीन तैयार कर दी गई थी। समाज सुधारक के लिए कानून बनाने की नीति का पालन 19वीं शताब्दी के आरंभ में लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में हुआ। अगस्त 1802 में एक कानून बनाकर गंगा या समुद्र संगम पर बच्चों का जल समाधि लेने पर रोक लगा दी गई। सती प्रथा की कुरीति की तरह सरकार का ध्यान करने वाले के समय से ही आकर्षित किया जा रहा था। रेलचली ने इस प्रथा पर निजामत अदालत के न्यायाधीशों से राय ली थे। लॉर्ड मिंटो ने यह निर्णय लिया कि सती प्रथा ऐसे मामलों में चलती रहने दी जानी चाहिए जहां धर्म इसकी अनुमति देता है, तथा जहां इसके लिए धर्म की अनुमति नहीं है वहां इसे रोका जाना चाहिए। सती प्रथा पर कुछ परिस्थितियों में रोक लगाने के लिए स्पष्ट आदेश 1812, 1815 तथा 1817 ईस्वी में पारित किए गए थे, लेकिन विलियम्स बेंटिंग के पूर्व कोई भी गवर्नर जनरल इस प्रथा पर रोक लगाने का साहस नहीं जुटा सका। बेंटिंग ने 4 दिसंबर 1829 के रेगुलेशन 17 के द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। अदालतों को इस अपराध के लिए दोषी मृत्युदंड देने का अधिकार दिया गया। सती प्रथा पर रोक न विधवाओं की दंडनीय दशा पर विचार करने की जरूरत को रेखांकित किया। जन्मजात विधवा विवाह के पक्ष में नहीं था तथा पंडित केवल शूद्र विधवा को पूर्ण विवाह का अधिकार देने को तैयार थे। 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड डलहौजी की सरकार ने रेगुलेशन 15 के द्वारा विधवा विवाह को कानूनी स्वीकृति दी तथा ऐसी विवाह जो उत्पन्न संतान को कानूनी संतान से के सभी अधिकार प्राप्त हो गए। उड़ीसा के पहाड़ी क्षेत्रों तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के कुछ भागों में खोड़ जनजाति के प्रचलित नरबली प्रथा का ज्ञान 19वीं शताब्दी के चौथे दशक में हुआ। डलहौजी के शासनकाल में इस प्रथा पर रोक लगाने के सरकारी प्रयासों में तेजी लाई गई तथा 1856 ईस्वी तक इसे समाप्त करने में सरकार को सफलता मिल गई। शिशु वध के ऊपर था कि इस शासन का ध्यान 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में ही चला गया था। 1795 में बंगाल नियम तथा 1804 में नियम 3 के द्वारा शिशु हत्या को साधारण हत्या के अपराध के रूप में माना गया। उत्तरी पश्चिम प्रांत तथा पंजाब में बालिका वधू की कुप्रथा के विरुद्ध सरकार अभियान का नेतृत्व 19वीं शताब्दी के प्रथम में मैनपुरी के मजिस्ट्रेट चार्ल्स रेक्स के द्वारा किया गया। इस प्रथा के विरुद्ध जनमत बनाने के लिए आगरा डिवीजन के कमिश्नर टाइलर ने राजपूत सदस्यों की एक सभा का आयोजन दिसंबर 1851 में किया। पंजाब के अधिकारियों ने अमृतसर में 13 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन अमृतसर में किया। सभा में बाल वध के अपराधी को पकड़वाने तथा इस कृत्य का समर्थन करने वाले बहिष्कार करने का संकल्प लिया गया। डलहौजी ने शासनकाल में ही 1850 का जातीय वैकल्प निराकरण नियम पारित करने, धर्म परिवर्तन करने वाले हिंदू पैतृक संपत्ति में अधिक को मान्यता प्रदान दी गई। भारत में मद्रास प्रथा पर रोक लगाने के लिए पहला सरकारी प्रयास विलियम बेंट के समय हुआ। ठीक है। 1830 में उसकी सरकार के द्वारा गुलामों को बेचने के लिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ले जाने पर रोक लगा दी।
1833 चार्टर एक्ट में दासता को सिद्ध समाप्त करने के लिए कहा गया। 1843 में कानून बनाकर दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया एवं सभी दास मुक्त कर दिए गए। 1857 से पूर्व की ब्रिटिश सरकार की सांस्कृतिक नीति अच्छे एवं पाश्चात्य संस्कृति के मध्य टकराव व उनमें से किसी एक को चुनने के प्रश्न का उत्तर देने का आधारित थी। भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करने के बाद से ही शासन वर्ग का एक हिस्सा जो भारतीयों से सहानुभूति रखता था, सांस्कृतिक भाषा तथा पश्चिम संस्कृति के विकास को प्रोत्साहित देने का पक्ष घर हो गया था। चार्ल्स विल्किंस के द्वारा भगवत गीता का अनुवाद इसी रुझान का परिणाम था। प्राचीन भारत सांस्कृतिक के समर्थक गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने कोलकाता में 1781 में एक मदरसा की स्थापना की। कब की थी? हेस्टिंग ने कोलकाता में 1781 में। इसके 3 वर्ष बाद ही सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की, मतलब मदरसा की स्थापना के 3 साल बाद। इसके 3 वर्ष बाद ही सर विलियम जोन्स ने एशियन सोसाइटी की स्थापना की। 1784 में की 1791 में जोनाथन डंकन ने एक सांस्कृतिक कॉलेज को बनारस में स्थापित किया। इस कॉलेज का उद्देश्य हिंदू कानून, धर्म तथा साहित्य का विकास करना था। गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो पर भी टॉमस कोलब्रुक, हॉरेस विलियम्स तथा विलियम जोन्स जैसे 5 बिंदु का प्रभाव था तथा वह भी पाश्चात्य संस्कृति एवं साहित्य को प्रोत्साहन देने का पक्षधर था, किंतु सिलहट तथा नाडिया में संस्कृत कॉलेज स्थापित करने की अपनी योजना को वह कार्य रूप में नहीं बदल सका। लॉर्ड हॉस्टिंग के समय में 1813 का चार्टर एक्ट ने शिक्षा एवं साहित्य का विकास पर 1 लाख व्यय करने की व्यवस्था की। इसके बाद ही यह विवाद आरंभ हुआ कि रुपया किस साहित्य और संस्कृति के विकास पर खर्च किया जाए। 1821 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर पूरी तरह से पाश्चात्य संस्कृति के पक्षघरों के प्रभाव में आ गए थे तथा पाश्चात्य संस्कृति एवं साहित्य पर किए गए हुए को गलत के रूप में देखने लगे। उनके अनुसार महान उद्देश्य हिंदू मुसलमान की संस्कृति का अध्यापन करना नहीं बल्कि लाभकारी का अध्ययन करना होना चाहिए था। हिंदू या मुस्लिम साहित्य पढ़ाने के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का पक्ष लेकर आप स्वयं को काफ़ी हद तक वह बात सिखाने के लिए वचनबद्ध कर रहे हैं जो बेकार है और इसकी किसी तरह की भी उपयोगिता नहीं है। 19वीं सदी के दूसरे व तीसरे दशक में विचार भी उत्पन्न हुआ कि पाश्चात्य व पाश्चात्य दोनों ही संस्कृति एवं साहित्य का ज्ञान भारतीय जनता को कराया जाए। डेविड हेयर, राम मोहन राय, न्यायाधीश एडवर्टाइज ईस्ट ने अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं तथा यूरोप और एशिया के साहित्य व विज्ञान की शिक्षा देने के उद्देश्य से 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1823 से सरकार ने इस कॉलेज को आर्थिक अनुदान देना आरंभ कर दिया। 1830 में विल्सन की अध्यक्षता में जन शिक्षा की समिति का गठन किया गया। कमेटी को शिक्षा में सुधार के साथ ही लोगों को विज्ञान और यूरोप की कलाओं का लाभकारी ज्ञान दिलाने तथा उनके नैतिक स्तर में सुधार लाने के काम को भी देखना था। कमेटी में पात्र विद्या एवं संस्कृति के पक्षघरों का वर्चस्व होने के कारण उसने पाश्चात्य संस्कृति व ज्ञान के प्रचार प्रसार के लक्ष्य को अपनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया।
1830 में डायरेक्टरों ने पुणे पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति पर बल देते हुए कहा कि भारतीय यूरोप साहित्य और विज्ञान की जानकारी प्राप्त करके सूबे यूरोप के विचारों और भावनाओं को ग्रहण करेंगे और अपनी सामान्य सूझबूझ का विकास करेंगे। विलियम वेटिंग के शासनकाल में लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में पाश्चात्य व पाश्चात्य के इस विवाद का अंत करते हुए ब्रिटिश शासन ने अपनी शिक्षा एवं संस्कृति नीति को स्पष्ट रूप से निर्धारित कर लिया। इस संस्कृति नीति के लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए मैकाले ने कहा, हम ऐसे वर्ग को तैयार करें जो हमारे और हमारी सैकड़ों की प्रजा के मध्य दिवसीय का काम कर रहे एवं एक ऐसा वर्ग जो शरीर और रंग से भारतीय हो लेकिन विचार और नैतिक और बौद्धिक स्तर से अंग्रेज हो। ये किसने कहा था? मैकाले ने। यह मैकाले की शिक्षा नीति थी। इस तरह सरकार का लक्ष्य भारतीयों का सांस्कृतिक के क्षेत्र में पाश्चात्यकरण हो गया। इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए अंग्रेजी भाषा के पाश्चात्य शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया गया। दोस्तों, हमारे LPMS चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ये दोस्तों, ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट था, ठीक है। इसके बाद हम आगे सेकेंड वीडियो लाएंगे। थैंक यू।